तो हम फोटोसिंथेसिस का डिस्कशन जारी रख रहे हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब तक आपने पहले वीडियो में बेसिक समझे। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो जो 3 स्टेप्स मैंने आपसे कहा था कि कैप्चर की जाती है लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, इसकी मदद से एटीपी और NADPH बनाते हैं, और फिर इस ATP और NADPH जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं, उस मदद से जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन फिक्सेशन किया जाता है। और आप जानते हैं केल्विन साइकिल की हम बात करेंगे और इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जा सकता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखा था। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इसका जनरल स्कीम का ओवरव्यू दूंगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको इस चैप्टर का एक बार हमारा जो फुल कोर्स वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज करा रहा हूं। उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो खूब क्वेश्चंस कीजिए मास्टर क्लास के, उसके ऑडियोज़ को सुनिए। उसमें हमने हर कंसेप्ट की डिटेल को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। लेकिन सीधा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने से पहले बेसिक समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूं जिसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कह रहे हैं। हमने पहले देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो पिगमेंट्स हैं इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी हैं, कैरोटिनॉइड्स भी हैं, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में एक मैट्रिक्स में एसोसिएटेड है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, और फोटोसिस्टम के तौर पर ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिविजुअली नहीं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटोसिस्टम्स। और हमने ये कहा था कि हर एक फोटोसिस्टम में टाइप ऑफ प्रोटीन उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को डिफरेंट करता है। ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोबारा समझ लीजिए। अब दूसरी बात ये समझिए कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये 2 हैं, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं 2 फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। हमने ये कहा था कि जो हम आपको पहले बताएंगे, जिसे हम लीनियर फ्लो या नॉन साइक्लिक फ्लो कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, उसमें एक्चुअली पहले फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, बाद में फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। तो ये 1 और 2 क्रोनोलॉजी के हिसाब से नहीं है इनके फंक्शनिंग की, इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से है कि किस सीक्वेंस में ये डिस्कवर हुए थे। पहली बात आपको ये समझ में आ गई। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो PS2 है उसका रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का पेयर मिलेगा आपको। वो बेसिकली आपने ये देखा था कि वो उसको हमने कहा था कि क्योंकि ये वाला जो फोटो सिस्टम है ये 680 नैनोमीटर के आसपास जो लाइट है उसको सबसे एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमने इसके रिएक्शन सेंटर को P680 कहा था, और PS1 के रिएक्शन सेंटर को हमने P700 कहा था बाय द सेम आर्ग्यूमेंट। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। सो हम पहला कंसेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इधर। मैंने ये कहा कि ये एक फोटो सिस्टम 2 है। सो दिस इज फोटो सिस्टम 2, पहले काम करेगा। दूसरा हमने कहा कि फोटो सिस्टम 1 है। हमने ये पहले ही कहा आपसे कि पहले कौन काम करता है, फोटो सिस्टम 2, फिर कौन करता है, फोटो सिस्टम 1। लेट अस मेक द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1। ये रिएक्शन सेंटर है, आप जानते हैं इसको 680 कहेंगे, P680। इसका भी रिएक्शन सेंटर बना लेते हैं। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा। ये 700 P700 मैंने कह दिया इसको। लेट अस मेक द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये मैंने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। आप जानते हैं ये क्या चीज है, इसका ये मैंने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो नाउ लेट अस बिगिन। व्हाट हैपेंस इज दैट द लाइट फॉल्स ऑन दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और मैंने आपसे कहा था कि इस लाइट में फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स जो हैं उनमें एनर्जी है, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेने के लिए एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो केवल वो फोटॉन्स जिनमें एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी होगी जो कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उसके एक्साइटेड लेवल पर लेके चली जाए, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए, तभी वो एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब होगी और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वजह से अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो दोबारा समझते हैं, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे लाइट में, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर अ फोटॉन विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज केपेबल ऑफ
causing the electron of this particular molecule to go into the excited state। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब ये फोटोन की एनर्जी इसके ऊपर गिरी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आया, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर ग्राउंड स्टेट में फॉल करेगा। इसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन आगे हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जब ये वापस आकर के गिरा तो जो एनर्जी रिलीज होगी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, वो जो फोटोन की एनर्जी थी, वो अब ये इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी आप जानते हैं इस तरह से ट्रांसफर होगी और कहां पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर पे। कहां पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर पे। ये वो रिएक्शन सेंटर है जिसका इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इसको मिल जाएगी, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो पॉप अप करेगा और वो जाएगा इजेक्ट होकर के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। सो ये हमने कहा कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका? PS2 का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2, ये बहुत कॉमन पूछा जाता है। देखिए यहां से अब इस इलेक्ट्रॉन को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट करेंगे। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ ट्रांसफर करेंगे, जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी किया था। एक के बाद एक जो है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, यहां पर भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा प्लास्टोक्विनोन के पास में, प्लास्टोक्विनोन से ये आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पर। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं। यहां पर बिल्कुल वही केमिया ऑस्मोसिस, आप क्या बनाएंगे? ATP। इससे ये आएगा प्लास्टोसाइनिन, ध्यान दीजिए। और प्लास्टोसाइनिन में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो इसमें अब एनर्जी बहुत कम है, और प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन PS1 में आएगा P700 पर। अब देखिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, लेकिन अभी एनर्जी नहीं है, तो ये इजेक्ट नहीं हो सकता। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये एंटेना कॉम्प्लेक्स क्यों है यहां पर। यहां पर वही सेम आर्ग्यूमेंट, लाइट विद एप्रोप्रिएट फोटोन will fall, it will be passed and then it will be reaching the reaction center. So ये एनर्जी ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर भी। और जब इसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी तो ये फिर पॉपअप होकर के यहां के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में जाएगा, एंड देन इट गोज टू फेरेडॉक्सिन। सो देखिए कितनी जल्दी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये कहां गया? फेरेडॉक्सिन में गया, और फेरेडॉक्सिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेस में गया। सो ये एक एंजाइम है जिसे हमने कहा NADP रिडक्टेस, और यहां पर NADP प्लस और प्लस H+, और आपने ये रिड्यूसिंग पावर बनाई NADPH, और एक प्रोडक्ट ये रहा और एक प्रोडक्ट ये रहा लाइट रिएक्शन का। अब सवाल ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया, यहां पर एक गैप हो गया, तो हमने कहा था कि यहां पर वीक इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कौन करेगा? वाटर, एंड देयरफॉर दिस विल बी एसोसिएटेड विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये वाटर स्प्लिट होगा और 2H+ और ½ O2, इसका मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होगा, और इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक करके यहां पर इस गैप को फिल करते रहेंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आपको यह समझ में आ रहा है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो ही यहां नहीं आया है, यह इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल से आ रहा है। इसे आपने लीनियर फ्लो कहा। अब इतनी बात, और एक तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर मेरे को इसको साइक्लिक में कन्वर्ट करना है तो मैं एक काम ये कर रहा हूं कि यहां पर एक मैंने डॉटेड लाइन बना दी। सो देखिए, जस्ट टू गिव यू एन इंप्रेशन, मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, आप बीच की इस चीज को ध्यान रखिए। एक डॉटेड लाइन यहां पर बना दी, तो आप ये समझिए कि ये जो डॉटेड लाइन के अंदर चीजें हैं ये आपके कंपैरिजन के लिए पर अभी हो नहीं रही। अब आप केवल इधर याद रखिए PS1 में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फेरेडॉक्सिन पर आया, और ये फेरेडॉक्सिन इधर ना बना के मैंने इधर बनाया। देखिए ध्यान से, फेरेडॉक्सिन पे आया। फेरेडॉक्सिन से आमतौर पे कहां जाता था? NADP रिडक्टेस में, लेकिन ये वापस कहां पर आ गया? साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स में, जिससे प्लास्टोसाइनिन, और ये इलेक्ट्रॉन यहां वापस आ गया। कैन यू इमेजिन द साइक्लिक फ्लो?
सो ये जो साइक्लिक फ्लो है इसमें अगर आप देखें तो एटीपी बनता है, NADPH नहीं बनता, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। सो मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो वो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब इस चीज का एक इंप्रेशन बनाने के लिए, लेट अस थिंक ऑफ द थाइलाकॉइड। सो आप जानते हैं ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। मैंने एक थाइलाकॉइड बनाया, आप याद कीजिए मैंने क्लोरोप्लास्ट में इंटरनल मेम्ब्रेन की बात करी थी और मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्टैक होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को ग्रेना कहा जाता है। सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं ये फोटो सिस्टम 2 यहाँ पर रख रहा हूँ। देखिए ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पर मैंने रख दिया फोटो सिस्टम 1। अब देखिए मैं इसी चीज को यहां पर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ये कहा और यहां पर हमने ये कहा ये वाटर है। आप जानते हैं कि वाटर जो है जब स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 के साथ में एसोसिएटेड है, और यहां पर आप जानते हैं 2H प्लस हाफ O2। ध्यान दीजिए ये H प्लस जो प्रोटॉन है ये इस स्पेस में थाइलाकॉइड स्पेस में है। ये बात धीरे धीरे समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए बड़े ध्यान से, आप जानते हैं कि यहां से लाइट आई, लाइट आने के बाद में आप समझ गए इसका एक P680 यहाँ तक पूरा एनर्जी पहुँचेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर आप जानते हैं प्लास्टोक्विनोन में आएगा। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर है कैरियर। बड़े ध्यान से देखिए ये प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस इज द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और आप जानते हैं कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की वजह से अब आप देखिए कि यहां से आप H प्लस आयन को इधर लेकर के आएंगे। देखिए बड़े ध्यान से, H प्लस आयन को आप यहां पर लेके आए, ये जगह स्ट्रोमा है। तो अब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की मदद से जो एनर्जी जो आपको मिल रही है उससे आप एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, और प्रोटॉन कुछ तो यहीं पर वाटर स्प्लिटिंग से बने, बाकी को आपने स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर दिया। दिस मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबॉडी। एंड देन द इलेक्ट्रॉन गोज टू प्लास्टोसाइनिन, ये प्लास्टोसाइनिन है, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन गोज टू PS2। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? PS2 में। इसका ये रिएक्शन सेंटर है, यहाँ पर इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन पॉपअप हुआ, एंड देन वी से कि ये फेरेडॉक्सिन है। ये कहाँ पर आया? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से याद कीजिए NADP रिडक्टेस, NADP रिडक्टेस, और देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पर NADP प्लस प्लस H प्लस, ये क्या बना? NADPH बना। ये स्ट्रोमा में है, ये स्ट्रोमा में है। अब यहां पर केमी ऑस्मोसिस के लिए यहां पर हम ATP सिंथेस कर देते हैं। इसकी कैटालिटिक सब यूनिट आप स्ट्रोमा की तरफ देख रहे हैं। आपने H प्लस आयन को यहां इकट्ठा किया, ये H प्लस आयन यहां से जाएगा और इसकी वजह से ADP में आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके ATP बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों आप इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं बजाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के। और अब आप देखिए कि ये जो स्ट्रोमा है यहां पर ATP और NADPH इकट्ठा हो गया है, और इसी ATP और NADPH की मदद से अब आप कार्बन को फिक्स करेंगे केल्विन साइकिल में। सो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा मैंने एक वीडियो किया है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अब आप समझिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अपनी किताब से पढ़िए। मैं वापस आकर के एक छोटा वीडियो और करता हूं जिसमें मैं आपको कार्बन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।